नाज़रीन, आज हम आपको एक बूढ़ी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बूढ़ी औरत थी जो किसी गांव में रहती थी। उसकी 7 बेटियां थी। उसका कोई बेटा ना था। उसका शोहर जो है उसकी जवानी में ही फौत हो गया। उस बूढ़ी औरत ने अपनी इन 7 बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। अपनी हैसियत के मुताबिक इनको बहुत अच्छी तालीम भी दिलवाई थी। इन औरतों की जिंदगी में तूफान तब आया जब उस बूढ़ी औरत की 4 बेटियां हामिला हो गई। और हैरत की बात तो ये थी कि इन 4 बेटियों को पता भी नहीं था कि उनके साथ ये गलत हरकत किसने की है। नाज़रीने कराम, जब आपको इस बात का पता चलेगा कि इन 4 लड़कियों को हामिला किसने किया था तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन एक बादशाह के दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था कि लोगों के बीच में से एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि ए अम्मा, आपको क्या परेशानी है। इस बूढ़ी औरत ने दरबार के चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई और खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ए अम्मा, आप बताइए आपको क्या परेशानी है। आप इधर उधर क्या देख रही हैं। आप अपनी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सके। लेकिन वो बूढ़ी औरत खामोश रही। जब बादशाह ने खुद उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ए माँ, तू अपनी परेशानी बता, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं अपनी परेशानी, अपनी कहानी सब लोगों के सामने नहीं सुना सकती। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तब बादशाह ने कहा कि यहाँ मेरा दरबार भरा पड़ा है और सारे लोग अपनी जो कहानियां होती हैं, अपनी दुख तकलीफें सबके सामने बताते हैं, तो फिर आप बताने से क्यों गुरेज कर रही हैं। लिहाजा आप बताना शुरू करें, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत फिर भी ना मानी। तो बादशाह सलामत उठ के खड़ा हुआ और उसको लेकर एक कमरे में चला गया। उनसे कहा कि माँ, पूरी तफसील के साथ मुझे बताइए कि क्या हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने जब बताना शुरू किया तो बादशाह भी परेशान हो गया, क्योंकि वो बताती है कि मेरी 7 बेटियां हैं जो कि बहुत नेक है। वो घर से कभी बाहर नहीं निकली और ना ही कोई गैर मर्द कभी हमारे घर में दाखिल हुआ है। एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक से खराब हुई तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बेटी हामिला है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये कैसे हो गया। मैंने अपनी बेटी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मैं सारा दिन तुम लोगों की खातिर लोगों के घरों में धक्के खाती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की। मेरी बेटी भी रोने लगी और मेरे सामने इल्तिजाएं करने लगी कि माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी किसी गैर मर्द के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। आखिर मुझे अपनी बेटी की बातों पर यकीन करना पड़ा और इसी तरह 9 महीने गुजर गए तो मेरी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया और हमारी मजबूरी थी कि हमने उस बेटे को भी गले से लगा लिया। कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। थोड़ा अरसा गुजरा था कि दूसरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो वो भी हामला थी। इसी तरह तीसरी बेटी के साथ भी यही वाकया हुआ और चौथी के साथ भी। बादशाह सलामत, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम मेरी बेटियों के साथ ये जुल्म करने वाला आखिर कौन है जो हमारी इज्जतों पे हाथ डाल रहा है। बादशाह सलामत, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेवा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है। बादशाह, मेरी मदद कीजिए। बादशाह सलामत उठ के दलाल से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ए बूढ़ी अम्मा, तुम लोग
तुम लोगों ने मेरे पास आने में देर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है कि मेरे होते हुए तुम्हारी बेटियों के साथ ये ज्यादती करने की जुर्रत किसकी है, जिसको ये पता ही नहीं कि मैं जब वो पकड़ा जाएगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा। बादशाह सलामत ने बूढ़ी औरत से कहा कि तुम्हें तब मेरे पास आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ ये जुल्म हुआ था, लेकिन तुम तब आई हो जब तुम्हारी 4 बेटियां बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि अगर तुम पहली की दफा आ जाती तो इन तीनों की जिंदगियां बर्बाद ना होती। अब तुम अपने घर जाओ और मैं इस मसले का हल निकालता हूँ। वो बूढ़ी औरत रोती हुई अपने घर वापस चली गई। बादशाह सलामत अपने कमरे में चला गया और उसके पीछे वजीर भी गया। वजीर ने देखा कि बादशाह सलामत जो है उनके मुंह से खून टपक रहा है। इतना उनको गुस्सा था कि मेरी राया में से कौन ऐसा कर सकता है। वजीर बादशाह सलामत से कहता है कि ऐ बादशाह, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह कहता है कि ये मेरी इज्जत का सवाल है और एक बूढ़ी औरत की इल्तिजा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। वजीर बादशाह सलामत से कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं उस चोर तक, लुटेरे तक पहुंचने का। बादशाह सलामत वजीर को इजाजत दे देता है। वजीर एक बकरी को लेता है और लेकर उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां जब वजीर को देखती है तो वो मजीद परेशान हो जाती है। वजीर उनको तसल्ली देता है कि अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूं और मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगा, और जैसे जैसे मैं कहूंगा आप लोगों ने वैसे वैसे ही करना है और मेरा साथ देना है। अब तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करेगा। बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक वजीर जो है वो बकरी को उस बूढ़ी औरत की छत पर बांध देता है और बादशाह सलामत उस बूढ़ी औरत के घर के चारों तरफ 4 पहरेदारों को खड़ा कर देता है, ताकि पता चल सके जब वो चोर आए तो वो फौरन पकड़ा जाए। इस तरह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां भी सुकून से सो जाती हैं और बादशाह सलामत अपने दरबार में बैठा इंतजार कर रहा होता है कि कब वो चोर पकड़ा जाए। इसी तरह रात गुजरती जा रही थी। आधी रात का वक्त था कि अचानक से कोई शख्स घर के करीब आया और उसका साया लहराया और उसने जल्दी से दीवार फैलांगी और छत पे चढ़ गया। बकरी ने जो ही उस आदमी को देखा तो जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, हर तरफ सुनाटा छाया हुआ था। जब बकरी ने बोलना शुरू किया तो बादशाह के दरबार तक बकरी की आवाज गई। बादशाह ने जो 4 पहरेदार बाहर खड़े किए थे वो चारों पहरेदार फौरन से भागते हुए छत पर गए और उस चोर को पकड़ लिया। उस चोर ने अपना मुंह जो है वो अच्छी तरह से लपेटा हुआ था ताकि कोई उसको पहचान ना सके। वो चारों सिपाही उस चोर को लेके बादशाह के दरबार में हाजिर होते हैं। बादशाह सलामत उस बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियों को और वजीर को दरबार के अंदर बुलाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तूने ये काम किया, तूने एक माँ की जिंदगी नहीं उसकी बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस शख्स के मुंह से नकाब हटाया जाए। दोस्तों, जब उसके मुंह से नकाब हटाया गया तो उस बूढ़ी औरत के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बेटियों की इज्जत को लूटने वाला कोई और नहीं था बल्कि उनका सगा चाचा था। वो बूढ़ी औरत बिजली की सी रफ्तार से उठती है और उसके मुंह पे हजारों थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हें शर्म ना आई कि तूने अपनी भतीजियों के साथ इतना घिनौना खेल खेला, क्योंकि जो चचा होते हैं वो बाप की जगह होते हैं। अगर इनका बाप मर गया था तो तुम्हें तो इनकी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए थी। वो बूढ़ी ज़ारो कतार रोने लगी तो बादशाह सलामत हुक्म देते हैं कि ए माँ तू एक दफा बैठ जा। वो बूढ़ी औरत बैठ जाती है और बादशाह सलामत उस आदमी से कहता है
کہ تمہیں ذرا برابر بھی ڈر نہیں آیا کہ جب میں پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ کہ تم کس طرح سے آتے تھے اور ان لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے اور واپس پلٹ جاتے تھے کہ یہاں تک کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں رات کی آخری پہر آتا تھا جب سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر جاتا، سب سے پہلے میں اپنی بڑی بھتیجی کے پاس گیا اور میرے پاس ایک بے ہوش کرنے والی دوائی تھی جو میں اس لڑکی کو سنگا دیتا تو وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی 4-5 گھنٹوں کے لیے، اور میں اسے خوب لطف اندوز ہوتا اور اس لڑکی کو حاملہ کرتا اور اس کو اچھے سے کپڑے پہنا کے جس طرح وہ لیٹی ہوتی تھی اسی طرح لٹا کے میں واپس چلا جاتا، اور اسی طرح ہی میں نے باقی 3 لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی کیا۔ بادشاہ سلامت جلال سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دربار میں سے سپاہیوں کو بلاتے ہیں کہ اندر آؤ۔ وہ سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں تو بادشاہ سلامت ان کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ یوں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپاہی جو ہیں وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ اس بوڑھی عورت کی طرف پلٹتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے ماں، جو تیرے ساتھ ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تیرے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تیری بیٹیاں میری ذمہ داری ہے، میں ان کی شادی کروں گا، ان کو عزت سے رخصت کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری بیٹیاں بے قصور ہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ یوں بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے جو سب سے لائق فائق اور ذمہ دار سپاہی ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ وہ 4 سپاہی ان 4 لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور بادشاہ بہت سارا مال و دولت پیسہ ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی، اور ایسے درندے چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اس سے ہمیں اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوستو، ہمارے چینل پر اسی طرح کی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے، اسی لیے آپ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔